हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2021 का टेस्ट नंबर 18। ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये दो टेस्ट लगातार आएंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि सर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का सर आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये विजन का एक फॉर्मेट होता है उनका, मतलब एक सिस्टमेटिक वे होता है, उसके हिसाब से वो लोग सॉल्व करते हैं पेपर। ठीक है, तो वो पूरा सिलेबस कवर करते हैं, इसलिए दो दो टेस्ट हर एक सब्जेक्ट के आ रहे थे। ठीक है, तो उसी में ये मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का 18 नंबर टेस्ट सीरीज है। ये आधा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा पूरी टेस्ट सीरीज में। उसके बाद टेस्ट सीरीज जो 19 आएगी वो भी इकोलॉजी की ही होगी। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, तो उसमें पूरा हमारा जितना सिलेबस है यूपीएससी का प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस इन जो विजन की टेस्ट सीरीज लगाने का यही फ़ायदा होता है कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर हम जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ भी नहीं पाते हैं, फिर भी हम यहाँ कवर कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो इसमें मैं डिटेल में आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा क्वेश्चन का कि कैसे टैकल करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कहा गया है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह पूर्णतः एक समुद्री शाकाहारी जो शाकाहारी स्तनधारी है। सेकेंड है कि यह स्तनधारी हिंद महासागर के केवल उष्ण तटीय जल में पाया जाता है। थर्ड है कि यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध है। सुभेद्य मतलब वल्नरेबल की कैटेगरी में ये सूचीबद्ध है। तो देखो, थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये सुभेद्य यानी वल्नरेबल की सूची आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट में ये सूचीबद्ध है। और इसको जो इंडिया में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ठीक है, उसकी सूची एक में इसको जो है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, और इसका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यह पूर्णतः एक शाकाहारी स्तनधारी जीव है। लेकिन जो ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि केवल हिंद महासागर के उष्ण तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कहीं कहीं तो आपको उष्ण और मतलब उष्ण क्षेत्रों में तो पाया ही जाता है, और ये हिंद महासागर, लाल सागर और ये जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, उसके उष्ण क्षेत्रों में तो पाया ही जाता है। साथ साथ ये मतलब कहीं कहीं उपोष्ण क्षेत्रों में भी इनके इन्हीं जो हिंद महासागर हो गया, लाल सागर है, और ये जो तुम्हारा जो प्रशांत महासागर है, इसका कहीं कहीं उपोष्ण क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब देखने को मिलता है। तो ये हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, लेकिन सेकेंड गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड। तो इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला इन्फ्यूजर इन्फ्यूजर सिलम और WRF चेम संबंधित है। तो किससे ये संबंधित है, ये जो तीन शब्दावली दी गई हैं इसमें। ठीक है, तो इनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली से। ठीक है, सेकेंड है कि बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली से। सी है कि सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली से। और डी है कि चक्रवात पूर्ण चेतावनी प्रणाली से। ठीक है, तो इसमें देखो, ये ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये वायु गुणवत्ता पूर्व प्रणाली चेतावनी है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता क्या है कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा IMD के साथ इसका कोलेबरेट करके ये इनफ्यूजर सिलम और WRF चैम इसको डेवलप किया गया है, ताकि वायु की गुणवत्ता की जो चेतावनी है अगर ख़राब हो रही है, तो उसको पूर्व उसको मतलब पहले ही उसको हम मतलब एज्यूम कर लें और उसकी चेतावनी पहले ही दे दें लोगों को। ठीक है, ताकि लोग सतर्क हो जाएं। तो इसके लिए ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट। तो थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें कहा गया है कि आप वसंतीकरण यानी वर्नालाइजेशन शब्द से क्या समझते हैं। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन, या प्रकाश और अंधेरे की अवधियों की सापेक्ष लंबाई के प्रति पौधों की विकासात्मक अनुक्रिया है। ठीक है, बी है कि यह लंबे समय तक निम्न ताप के संपर्क में आने वाले पौधों के पुष्पन की क्रिया का प्रेरणा है, मतलब प्रेरण है। और सी है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अंकुरण अंकुरण को प्रोत्साहित मतलब जर्मिनेशन को प्रोत्साहित करने के लिए बीज को उच्च या निम्न तापमान के संपर्क में लाकर बीज की प्रसुप्ति
अवस्था को समाप्त करना होता है। ठीक है, और डी हमारा ऑप्शन है कि यह बीज को विकास सक्षम बनाए रखते हुए बीज की कठोरता को कम करने के लिए भौतिक रूप से बीजावरण को क्षति पहुंचाने की तकनीकी। तो ये बसंतीकरण यानी वर्नलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो देखो, अगर वर्नलाइजेशन की बात करें तो इसमें देखो, यह लंबे समय तक निम्न ताप के संपर्क में आने वाले पौधों के पुष्पन की प्रक्रिया का प्रेरण होता है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन है, इसको कृत्रिम रूप से प्रयोग किया जाता है ताकि जो है ये माहौल उनको मतलब निम्न तापक्रम के संपर्क में उनको जो पौधों को जिनको निम्न तापक्रम की आवश्यकता होती है पुष्प लाने के लिए, तो ऐसी ये सिचुएशन क्रिएट की जाती है कृत्रिम रूप से। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी ICHR को प्रस्तुत एक हालिया रिपोर्ट में निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके शहीद को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की सूची से हटाने का सुझाव दिया गया है। तो ये मतलब जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने किसकी सूची को हटाने की बात की है, ठीक है, किन शहीदों की। तो फर्स्ट है कि रंपा विद्रोह, और सेकंड है कि पुनप्पा वायलार विद्रोह, सेकंड सी है हमारा कि बेलूथप्पी विद्रोह, और डी है कि खोंद विद्रोह। तो इसमें देखो, जो ये पुनप्पा वायलार विद्रोह है, इन लोगों को मतलब ये जो विद्रोह था तो इसको ये साम्यवादी विद्रोह मानते थे। ठीक है, मतलब साम्यवादी आंदोलन मानते थे, इसीलिए जो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने इन्हें जो शहीदों की सूची से हटाने की बात की है। इसके साथ साथ दो और आंदोलन हुए थे, करिवेल्लू आंदोलन और कबूम्बई जो आंदोलन था। ठीक है, उन लोगों को भी इस जो स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की सूची से हटाने का सुझाव दिया है इन्होंने। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें संरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं और प्रसिद्ध है कि मतलब किसके लिए वो प्रसिद्ध है संरक्षित क्षेत्र। तो फर्स्ट है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, पिग्मी हॉक, ठीक है, दच ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, कश्मीरी हिरण यानी कश्मीरी स्टैग, और थर्ड है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये शेर पूंछ वाला बंदर। ठीक है, तो कौन किससे सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो देखो, ये तीनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है पिग्मी हॉक के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है। ठीक है, और दची ग्राम ये राष्ट्रीय उद्यान ये कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। ठीक है, यानी कश्मीरी हिरन के लिए, और ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और साइलेंट वैली जो ये केरल में है, यहाँ शेर पूंछ वाला बंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निचय के मूल उद्देश्य हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जंतुओं की प्रजातियों का नियंत्रित और सीमित उपयोग, सेकंड है कि संरक्षित क्षेत्रों में प्रजातियों की व्यवहार्य संख्या का अनुरक्षण, और थर्ड है कि वन्य जीव संरक्षण के संबंध में लोगों को शिक्षित करना। तो ये देखो, तीनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो कोई भी जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है या वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है या जैव मंडल निचय बनाया गया है, ठीक है, तो इनका काम ही होता है कि जो जनजातियां कम हो रही हैं, जिन पशुओं की जंतुओं की, ठीक है, उनको बढ़ाना, उनको संरक्षित करना और लोगों को उसके प्रति जागरूक बनाना कि उनका शिकार उकार ना करें, ताकि जो है उनकी संख्या घट रही है तो उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें संरक्षित क्षेत्र और पाई जाने वाली जनजातियां दी गई हैं। तो किस संरक्षित क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो ये हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि कान्हा टाइगर रिजर्व, बैगा जनजाति, ठीक है, और सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान तो ये मानकीडिया जनजाति, और गिर राष्ट्रीय उद्यान तो गोंड जनजाति, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान तो जेनु कुरुम्बा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो देखो, जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये MP में पाया जाता है और यहाँ बैगा और गोंड जनजाति पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सुमेलित है। और सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान तो ये छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे ये मानकीय जनजाति पाई जाती है, तो ये भी हमारा सुनिश्चित है। लेकिन ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है हमारा, क्योंकि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो मतलब जो एशियाई शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है, ठीक है, और ये गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है
उसका नाम है मालधारी जनजाति। ठीक है, तो ये मतलब चरवाह जनजाति बेसिकली ये देखने को मिलेगी। ये मतलब इस क्षेत्र में जो ये कच्छ का क्षेत्र है, ठीक है, दलदली क्षेत्र में यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हमारा गलत है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जेनु कुरुम्बा जनजाति वहाँ पर पाई जाती है और ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो हमारे 1, 2 और 4 स्टेटमेंट इसमें सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मोटे अनाजों की विशेषता है। ठीक है, तो मोटे अनाज मोटे अनाज ग्लूटेन मुक्त होते हैं, यानी ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है। ठीक है, सेकेंड है कि मोटे अनाज अम्लता यानी एसिडिटी रोधी खाद्यान्न होता है। और थर्ड है कि मोटे अनाज सूखा प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मोटे अनाजों में ग्लूटीन नहीं होता। ग्लूटीन आपको जो ये आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि गेहूँ है, ठीक है, इसमें ग्लूटीन बहुत मात्रा में होता है और इसमें अम्लता नहीं होती है। और अनाज को जो सूखा प्रतिरोधी होते हैं, जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में ये बहुत मात्रा में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि महासागरीय निक्षेपों के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बहुधात्विक पिंडिकाएँ यानी पॉलीमेटेलिक नूडल्स ज्वालामुखी धूल का संचय हैं। ठीक है, और सेकेंड है कि महासागर बेसिन में लाल मृत्तिका यानी रेड क्ले समुद्री जल से खनिजों के जो अवक्षेपण का परिणाम है। तो ये गलत है। जो ये समुद्री जल के अवक्षेपों का परिणाम जो होता है, ये होते हैं ये धात्विक जो पिंडकाएँ होती हैं, इनके बारे में बात की जा रही। लेकिन जो ये ज्वालामुखी धूल संचय होते हैं, ये लाल मृत्तिका के कण होते हैं। ठीक है, लाल मृत्तिका जो ये होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपोजिट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों गलत हो गए हमारे। तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया डी वाला, कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस हाथी आरक्षित क्षेत्र को हाथियों की अवैध हत्या निगरानी, मतलब किन जो आरक्षित क्षेत्र को हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी यानी MIKE स्थलों की जो सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये मतलब एक माइक कार्यक्रम चलाया गया है साइट्स के द्वारा। ठीक है, साइट्स का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो साइट्स का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, कितनी बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जाके सर्च कीजिए अगर नहीं पता है, और उसको लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और कब इसकी स्थापना भी हुई थी, इसके बारे में भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये माइक जो चलाया गया है अभियान जो कार्यक्रम, तो इसमें कौन कौन से जो हाथी रिजर्व इसमें सम्मिलित हैं। तो फर्स्ट है हमारा देवमाली हाथी रिजर्व, सिंहभूम हाथी रिजर्व और शिवालिक हाथी रिजर्व। तो देखो इसमें शिवालिक हाथी रिजर्व और देवमाली हाथी रिजर्व सम्मिलित है, लेकिन सिंहभूम हाथी रिजर्व को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है। और इसके साथ साथ जो मतलब टोटल 9 जो हाथी रिजर्व को इसमें इस माइक प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो उनको आप लोग देख लेना थोड़ा एक नज़र, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मतलब 2-4 जो है उनको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि पौधों में पर्णहरिम के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह शर्करा के अणुओं को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायता करता है। सेकेंड है कि इसके कारण पौधों का रंग हरा होता है क्योंकि यह हरे प्रकाश को अवशोषित करता है। और जो थर्ड है कि पौधों में पर्णहरिम के निर्माण हेतु मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। तो देखो पर्णहरिम के लिए जो मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल जो होता है, वो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है मैग्नीशियम की, मतलब पौधों को। ठीक है, और ये तो हमारा सही है। लेकिन जो सेकेंड में कहा गया कि हरे रंग का अवशोषण करता है, तो नहीं नहीं, ये हरे रंग का अवशोषण नहीं करता है। इसमें जो ये जो हरे रंग का अगर अवशोषण करेगा तो हरा दिखाई ही नहीं पड़ेगा, तो इनका जो हरे रंग का अवशोषण नहीं करता है। ठीक है, तभी ये पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये भी गलत है, क्योंकि जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ यानी O2 के साथ मिलकर ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं, मतलब श्वसन की क्रिया में ये ऊर्जा का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 12। तो इसमें ओयल रिडले कछुओं के बारे में, मतलब ओलिव रिडले टर्टल के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि यह विश्व की सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली समुद्री कछुओं की प्रजातियों में से एक है।
सेकेंड है कि गहीरमाथा तट इसके लिए अंडे देने का एक महत्वपूर्ण तटीय स्थल है और इसकी सुरक्षा हेतु कोस्ट गार्ड द्वारा ऑपरेशन ओलिवर का आरंभ किया गया था। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो गहीरमाथा जो तट है इसके अंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन हुआ था उस समय काफ़ी मात्रा में, मतलब ह्यूज मात्रा में इनका जो ये कछुए आए थे उन्होंने अंडे दिए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे और ये जो कोस्टल गार्ड द्वारा ये ओलिव ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ओलिव चलाया गया था। ठीक है, और ये कछुओं की सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही हैं। ठीक है, और ये उड़ीसा में पाया जाता है। ये जो गहीरमाथा तट है ये उड़ीसा का है एक। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि शीत जलवायु क्षेत्र में जंतुओं और स्तनधारियों द्वारा अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ध्रुवीय समुद्रों के जलीय जंतुओं में शरीर की ऊष्मा हानि को कम करने के लिए उनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। ठीक है, और सेकंड है कि शीत जलवायु के स्तनधारियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल से आयतन का अनुपात सामान्यता से कम होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो जंतु होते हैं, ठीक है, जो ये शीत जलवायु वाले क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि जो ये टुंड्रा प्रदेश हो गए या इधर वाले प्रदेश हो गए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कम होगा, तो जैसे कोई चीज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो एनर्जी उसकी कम मतलब लॉस होगी। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर पाएंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, क्योंकि इनके जो त्वचा होती है इसके नीचे एक परत पाई जाती है वसा की। ठीक है, ताकि एनर्जी का लॉस मिनिमम हो पाए। ठीक है, कम से कम हो पाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 14, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में जंगली एशियाई हाथियों की वर्तमान आबादी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। ठीक है, और सेकेंड है कि भारत में समस्त हाथी गलियारे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। और थर्ड है कि हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो हाथी है उसको भारत का धरोहर पशु घोषित किया गया है। ठीक है, लेकिन जो ये कहा गया है कि सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो ये गलत है, क्योंकि जो ये हाथी गलियारा होता है, ठीक है, ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, मतलब अधिसूचित किया जाता है, ना कि केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि इसमें जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1992 का, ठीक है, उसके अंतर्गत ये राज्य सरकार के अंडर आता है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो जंगली हाथी जो भारत में एशियाई हाथियों की वर्तमान आबादी सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि पौधों के लिए अनिवार्य बृहद पोषक तत्वों के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि आयरन और जो मैग्नीज को बृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पौधों को विकास हेतु इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, सेकेंड है कि फास्फोरस कोशिका झिल्ली का संगठक है और पौधों में सभी न्यूक्लिक अम्लों का भाग होता है। ठीक है, और थर्ड है कि कोशिका विभाजन से संबंधित प्रक्रियाओं को भी नियमित करने में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो कहा गया है, तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो ये लोह और आयरन होते हैं, मतलब आयरन और जो मैग्नीज होता है, इनकी कम मात्रा पर की आवश्यकता होती है। तो ये बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत नहीं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, और सेकेंड और थर्ड सही है, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो कोशिका झिल्ली का संगठक होता है और सभी जो न्यूक्लिक अम्ल को होते हैं उसका ये भाग होता है। ठीक है, और कोशिका विभाजन के लिए जो संबंधित प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, तो ये पोषक तत्वों को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक तो बृहद पोषक तत्व होते हैं, तो बृहद पोषक तत्वों में जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, और तुम्हारा सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीज है। ठीक है,
तो ये मतलब 9 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो काफ़ी मात्रा में, ठीक है। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये 8 होते हैं। इसमें देखो आपका आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, और मोलिब्डेनम है, जिंक है, बोरान है, कैल्शियम है और निकिल है, ठीक है। तो इनको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये हमारे 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है पौधे के विकास के लिए, ठीक है। तो इनको डिटेल में याद रखना, क्योंकि एग्रीकल्चर से कैसे कैसे इस बार क्वेश्चन बने थे, तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कहा गया है कि यह हिमालय की तटीय तलछटी के द्वार क्षेत्र में स्थित है। यह घास भूमियों और जंगल वाला एक माध्यम मध्यम आकार संरक्षित क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की अपनी आबादी के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इससे होकर बहने वाली प्रमुख नदी जलढाका नदी है, ठीक है। और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण जल विभाजक क्षेत्र भी है। तो बहुत सी मतलब इसकी क्वालिटी बताई गई है। तो ये किस मतलब संरक्षित क्षेत्र की बात की जा रही है, ठीक है। तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है, और बुक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है, और चपरामारी वन्यजीव रिजर्व है, ठीक है। तो इसमें किसकी ये बात की जा रही है, ठीक है। तो ये गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की इसमें बात की जा रही है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच विभाजक का काम भी करता है, ठीक है। तो ये गोरुमारा के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है 17। तो इसमें कहा गया कि भारत में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महिलाओं की स्थिति का आयोग यानी CSW का एक सदस्य चुना गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना 1995 में बीजिंग घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए की गई थी। और सेकंड है कि यह अनन्य रूप से लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित मुख्य व्यावसायिक अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। तो ये तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अनन्य और लैंगिक समानता और महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये मतलब बात करता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1946 में, ठीक है। और ये UN का जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद है, ठीक है, उसी का एक भाग है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। और भारत को इसका सदस्य बनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि जहाँ अल्फा विविधता दो समुदायों को मध्य प्रजाति विविधता को संदर्भित करती है, वहीं बीटा विविधता जो किसी समुदाय के भीतर विविधता है, ठीक है। सेकेंड है कि किसी क्षेत्र की गामा विविधता का अध्ययन बायोम के पहले पैमाने पर किया जाता है। तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, ठीक है। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, तो इसमें जो अल्फा विविधता होती है ये मतलब किसी एक समुदाय या एक परितंत्र के अंदर होती है, ठीक है, उसके भीतर होती है। लेकिन जो ये बीटा विविधता होती है ये आपको देखने को मिलेगी दो समुदायों के बीच, दो समुदायों या पारितंत्रों के बीच होती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन सेकेंड वाला सही है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि जो इसका जो ये गामा विविधता होती है ये बड़े स्तर पे की जाती है, एक मतलब एक बायोम की बात की जाती है इसमें, ठीक है। तो हमारा बी स्टेटमेंट सही, मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 19। तो इसमें दिया गया है एक मतलब पैराग्राफ दिया गया है, इसमें बताना है किस बाघ निचय के बारे में बात की जा रही है। तो फर्स्ट है कि टाइगर रिजर्व, यह टाइगर रिजर्व छोटा नागपुर पहाड़ के पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर कोयल नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। इस निचय के वन साल और बांस की रुचि संगति के साथ शुष्क आर्द्र पर्णपाती पूर्वी प्रायद्वीप वनों की जैविक समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऊंचे जलप्रपात और गर्म पानी के झरने प्रमुख पर्यटक आकर्षक हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बताना है कि ये कौन सा मतलब है, किसके बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि पलामू टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो अगर बात करें तो देखो ये पलामू की बात की जा रही है, पलामू टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। ये छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में है, झारखंड में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा 20। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा जो प्रवाल बिरंजक यानी जो ये जो कोरल रीफ ब्लीचिंग की बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो कार्बन सिंक की हानि करना और मछलियों की विविधता में कमी, तटरेखीय चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, ठीक है। तो
इसमें जो अगर हम बात करें तो इसमें स्टेटमेंट के तो तीनों स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि जो ये प्रवाल विरंजक के परिणाम ये तीनों हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन सिंक की हानि होती है उसमें, ठीक है। मछलियों की कमी देखी जाती है, विविधता में कमी हो जाती है, और संवेदनशील क्षेत्र जो तटरेखी चक्रवातों के प्रति ये अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और प्रवाल विरंजक जो होते हैं ये शैवालों का एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है इनके साथ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ये आपको यहाँ वाले जो ये प्रवाल विरंजक वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ये मतलब प्रवाल जहाँ पाए जाते हैं ये सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, और ये ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 21। तो इसमें कहा गया है कि किस प्रकार, मतलब आर्द्र भूमि का प्रकार दिया हुआ है और उसकी विशेषता है कि क्या उसकी विशेषता है, ठीक है, उसको मिलान करना है। तो दलदली भूमि की बात करें तो यह अनन्य रूप से वर्षा से जल प्राप्त करने वाली निम्न जल निकास युक्त अम्लीय मृदा है, ठीक है। और कच्छ की बात करें तो निम्न जल निकास वाली खनिज युक्त वृक्षों की प्रधानता वाली वनस्पति का जीवन है, ठीक है। और अगर पंक भूमि की बात करें तो पंक आर्द्र भूमि तो ये अधिकांशतः धरातली और भौम जल स्रोतों से जल प्राप्त करने वाली निम्न जल निकासी युक्त क्षारीय मृदा है। अनूप आर्द्र भूमि की बात करें तो इसमें ये निम्न जल निकास युक्त खनिज मृदा और घास की प्रधानता वाली वनस्पति है। तो कौन से इसमें सुमेलित हैं इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो देखो दलदली भूमि की अगर हम बात करें तो ये देखो दलदली भूमि तो अनन्य रूप से वर्षा से जल प्राप्त करने वाली निम्न जल निकास युक्त अम्लीय भूमि होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा सुमेलित है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि अधिकांशतः धरातली और जो भौम्य जल स्रोतों से जल प्राप्त करने वाली निम्न जल निकासी युक्त क्षारीय मृदा होती उसे पंक आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनूप आर्द्र भूमि होती है ये होती है निम्न जल निकास युक्त मृदा एवं खनिज वृक्षों की प्रधानता वाली वनस्पति होती है। और कच्छ की बात करें तो ये होती है निम्न जल निकास युक्त खनिज मृदा घास की वनस्पति वाली जो प्रधानता इसमें होती है। तो ये दोनों को अपोजिट कर दिया गया है, इसका इधर से उधर उलट दिया गया स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा सही हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली क्रा नदी जोड़ती है। तो ए ऑप्शन है कि जावा सागर को हिंद महासागर से, जावा सागर और सेलेबस सागर को, और थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान निकोबार से, और सुलू सागर को दक्षिण चीन सागर से, ठीक है। तो देखो ये सी ऑप्शन सही है, थाईलैंड की खाड़ी अंडमान सागर को जोड़ती है। और ये क्रा नदी न्यूज में क्यों थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। ये चीन और थाईलैंड, मतलब चीन और थाईलैंड का ये प्रोजेक्ट था जो ये थाईलैंड और अंडमान सागर को जोड़ने वाली थी। लेकिन अभी थाईलैंड ने घोषणा की है कि इस नदी परियोजना को ये थाईलैंड बंद कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में थी। नेक्स्ट है 23। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विलोपन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि परमियन ट्रायर्सिक विलोपन, ठीक है। सेकेंड है क्रिस्टेशियस पैलियोजोइक विलोपन, और ऑर्डोविशियन सिलरियन विलोपन, और उत्तर डोवोनियन विलोपन, ठीक है। तो इसको क्रम में लगाना है कि कौन सा सबसे पहले आया है, उसके बाद उसके बाद और उसके बाद, ठीक है। तो इसको क्रम से हमको लगाना है, ठीक है। तो इसका विलोपन कब किसका हुआ है, तो देखो अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर विलोपन की तो जो ओर्डोविशियन जो सिलरियन विलोपन हुआ है ये 444 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। और 444 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो उत्तर डेवोनियन जो उत्तर डेवोनियन विलोपन जो देखने को मिला था ये देखने को मिला था 383 से 353 से 359 के बीच, ठीक है। 383 से 359 के बीच देखने को मिला था। और जो ये परमियन ट्रियार्सिक था तो ये आपको देखने को मिला था 252 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। और ये जो क्रिस्टेशियस है, ठीक है, तो क्रिस्टेशियस जो
क्रिस्टेशियस पैलियो जो देखने को मिला था, तो ये 66 मिलियन वर्ष पूर्व देखने को मिला था। ठीक है, तो अगर हम इसको क्रम में लगाएं तो पहला थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा। तो हमारा थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 24। तो इसमें हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन वाहक यानी HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो देखो, पहला है कि प्राथमिक उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित प्रणोदक स्क्रैम जेट इंजन का परीक्षण करना है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत इस तकनीकी का विकास और परीक्षण करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो देखो ये गलत है, ये दूसरा देश नहीं बना, ये चौथा देश बना है। ठीक है, पहला USA बना था, रसिया और चाइना इसके बाद बन चुका है, मतलब 3 देश बन चुके हैं, उसके बाद ये चौथा देश है। और पहला सही है हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित प्रणोदक स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि है, अच्छी अचीवमेंट है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 25। तो इसमें कहा गया है कि यदि आप रोडोड्रेडान प्रजाति और उप प्रजाति को उसके प्राकृतिक परिवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान में घूमने के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, तो कंचनजंगा जैव मंडल नीचे है। ठीक है, और सेकंड है सजने खानी वन्य जीव अभ्यारण्य और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, और फोर्थ है कि न्योरा घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखो इसमें देखो कंचनजंगा में भी ये मिल जाएगा, कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे भी इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। और ये जो सजने खाली वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो यहाँ पे ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है तो वहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, और ये जो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे भी मिलेगा, और न्योरा घाटी में भी ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो तीनों 1, 3 और 4 स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, 1, 3 और 4, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये जो रोडोड्रेगन प्रजाति होती है, ये मतलब एक पुष्पी जो सदाबहार पौधा होता है। ठीक है, और ये एक पुष्पी जो पौधा का एक बड़ा वंश है। ठीक है, जो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और ये जो नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय जो पश्चिमी तट वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो वहाँ भी ये देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय जलीय निकास पारितंत्र के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इस पारितंत्र में गहरे सागर का तापमान लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ठीक है, और सेकेंड है कि रसायन संश्लेषी सहजीविता इस पारितंत्र की एक विशेषता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है उष्णकटिबंधीय जो उष्ण जलीय निकास पारितंत्र के ये मतलब दोनों विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 27। तो इसमें गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि गोगाबिल गोखरू झील है। ठीक है, और ये थर्ड है कि गोगाबिल का निर्माण महानंदा कनखर गंगा नदियों के प्रवाह से हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ये तो एक गोखुर झील है, और ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि महानंदा कनखा और गंगा के नदियों के प्रवाह से हुआ है। ठीक है, लेकिन जो इसकी स्थापना की गई है तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का, ठीक है, उसके अंतर्गत की गई है, और ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, और गोखुर झील क्या होती है कि जैसे ये नदी आ रही है बहती हुई, ठीक है, ये नदी बहती हुई आ रही है, फिर ऐसा सिचुएशन होती है कि ये वहाँ से अपना मतलब रास्ता छोड़ के ये इधर बहने लगती है, तो ये इतना पार्ट कट जाता है, इसी को गोखुर झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 28। तो इसमें गहरे समुद्र के प्रवाल और उथले समुद्र के प्रवाल के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि उथले समुद्र की प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय समुद्र तक सीमित होती हैं, जबकि गहरे समुद्र के प्रवाल संपूर्ण विश्व के महासागरों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड है कि हमारा गहरे समुद्र के प्रवालों की तुलना में उथले समुद्र प्रवालों की विविधता कम होती है।
थर्ड है कि उथले समुद्र के प्रवाल भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण शैवाल पर निर्भर करते हैं, जबकि गहरे समुद्र के प्रवाल सतह से गिरने वाली कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ठीक है। और फोर्थ है कि गहरे समुद्र के प्रवालों की तुलना में उथले समुद्रों के प्रवाल कम रंगीन होते हैं। ठीक है। तो कौन से बताना है, तो देखो जो ये गहरे समुद्र के प्रवालों की तुलना में जो उथले समुद्र के प्रवाल होते हैं वो अधिक रंगीन होते हैं, ना कि कम। ठीक है। तो ये हमारा गलत है, लेकिन सेकेंड सही है कि क्योंकि जो उथले समुद्र के प्रवाल भोजन में प्रकाश संश्लेषण शैवाल पर निर्भर होता है, जबकि गहरे जो समुद्री प्रवाल होते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थों पर ये निर्भर होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। और ये सेकेंड वाला ये भी गलत है, क्योंकि गहरे समुद्रों के प्रवालों की तुलना में उथले समुद्रों के प्रवालों में विविधता अधिक होती है, ना कि कम होती है। ठीक है। और फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि उथले समुद्रों की प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय समुद्रों तक सीमित हैं, जबकि गहरे समुद्रों के प्रवाल संपूर्ण विश्व के महासागर में पाए जाते हैं। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितिक पिरामिड की विशेषता है। ठीक है। तो फर्स्ट है कि एक प्रजाति को केवल किसी एक पोषण स्तर तक ही गणना की जाती है। सेकंड है कि इसमें खाद्य जाल का समावेश होता है। थर्ड है कि मृत जीवियों का पारिस्थितिकी पिरामिड में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। तो देखो ये मृत जीवियों को जो मृत जीवी होते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको जो है उसमें स्थान नहीं दिया गया है पिरामिड में। ठीक है। और जो पिरामिड में खाद्य जाल का प्रवेश नहीं किया जाता है। तो ये हमारा गलत है दोनों स्टेटमेंट। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एक प्रजाति केवल किसी एक पोषण स्तर तक ही इसकी गणना की जाती है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। और इसमें जो ये होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो पिरामिड होते हैं 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। 3 टाइप के पिरामिड होते हैं। एक जो संख्या के आधार पर इनकी गणना की जाती है, एक ज्योमात्रा के आधार पर, और एक ऊर्जा के आधार पर। ठीक है। तो इसमें उनके बारे में बात की जाती है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 30। तो इसमें कहा गया है कि भारत की निम्नलिखित पशु संरचना परियोजनाओं के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें कालानुक्रम में आएगा। तो उसको मतलब कौन सी परियोजना सबसे पहले स्टार्ट की गई है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। ठीक है। तो उसे क्रम में लगाना है। तो इसमें मगरमच्छ परियोजना है, बाघ परियोजना है, हिम तेंदुआ परियोजना है और हाथी परियोजना है। तो इसमें देखो अगर मगरमच्छ परियोजना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी, मतलब ये शुरू की गई थी 1975 में। ठीक है। और ये बाघ परियोजना थी, इसकी स्थापना मतलब शुरुआत की गई थी 1972 में, ओ सॉरी 75 और 1972। और जो ये हिम तेंदुआ परियोजना है इसकी 2009 में स्टार्ट किया गया था ये। और ये हाथी परियोजना थी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो अगर हम मिलान करें तो देखो हमारा सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड आएगा। तो हमारा सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 31। तो इसमें मैग्रो में निम्नलिखित में से कौन से रूपांतरण देखे जा सकते हैं। तो जरायुजता, सेकेंड है कि लवण स्रावित करने वाली ग्रंथियां, और श्वसन मूल। ठीक है। तो इनके बारे में बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि मैग्रो की जो जरायुजता भी उसमें जो मूल होती है वो रूपांतरित हो सकती है। लवणता जो लवण स्रावित करने वाली ग्रंथियां और श्वसन मूल, ये तीनों इनकी विशेषताएं होती है मैग्रो वनों की। ठीक है। ताकि वो श्वसन करते हैं, अपना विकास और वृद्धि करते हैं। ठीक है। इन्हीं अपनी विशेषताओं के कारण। नेक्स्ट है हमारा 32। तो इसमें कहा गया है कि कौन सी आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं। ठीक है। तो गाजर घास है, जल हायसिंथ है, और हेप यानी मारीजुआना है। ठीक है। तो ये तीनों की तीनों जो आपको जो तीनों ये प्रजातियां हैं, ठीक है, तीनों की तीनों प्रजातियां ये आपको देखने को मिलेंगी जो विदेशी हैं। और ये आक्रामक प्रजातियां हैं जो ये खरपतवार होते हैं। ठीक है। यानी वीडीसाइड हैं ये, मतलब वीड हैं, खरपतवार हैं। और इसके साथ साथ जो लेंटाना कैमरा होता है वो भी एक मतलब बहुत ही आक्रामक खरपतवार है विदेशी। ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 33। तो इसमें वन्य जीव और प्राकृतिक परिवास दिए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें इरावदी डॉल्फिन है, सिंधु नदी, घड़ियाल है, चंबल नदी, कुबड़ वाली महसीर है, कावेरी नदी। तो देखो कुबड़ वाली महसीर तो आपको कावेरी नदी में देखने को मिलेगी, और घड़ियाल जो है ये चंबल नदी में। लेकिन जो इरावदी है ये सिंधु नदी में नहीं, ये आपको देखने को मिलेगी जो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी, और जो ये दक्षिण पूर्व एशियाई
भागों के जो समुद्री तट हैं वहाँ के निकट ये उनकी जो नदी होती है और उनके नदी के मुहाने होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो उड़ीसा में चिल्का झील है उसमें भी ये देखने को मिलती है, ठीक है। और इसको जो इंडेंजर कैटेगरी का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है, IUCN के द्वारा। तो ये हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 34। तो इसमें नोक रोक जैव मंडल निचय के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि नोक रोक गारो पहाड़ियों की सर्वाधिक चोटी है, ठीक है। और सेकेंड है कि इसे यूनेस्को के मानव और जैव मंडल कार्यक्रम यानी मैप के अंतर्गत मान्यता दी गई है, और इससे होकर जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और फोर्थ है कि यह साइट्रस इंडिका यानी जंगली संतरा पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ जंगली संतरा पाया जाता है, लेकिन इससे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती। इसमें नदी जो है वो सिमसंग जो नदी है और डारेंग नदी है और गनोल नदी, ये 3 नदियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नहीं है, तो ये गलत हो गया। और ये मैप के अंतर्गत ये यूनेस्को के कार्यक्रम में इसे मान्यता प्राप्त है, ठीक है। और नोकरेक जो है गारो पहाड़ियों की सर्वाधिक चोटी है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2 और 4 तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 35। नेक्स्ट है हमारा कि 2 जल निकाय ए और बी का समान एवं आकृति है, ठीक है, समान आकार एवं आकृति है। हालांकि झील ए राजस्थान के गर्म क्षेत्र में है, जबकि झील बी ठंडे हिमालयी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो इसमें घुलित ऑक्सीजन के बारे में बताना है कि किसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा कि जो ए और बी से अधिक घुलित ऑक्सीजन है, ठीक है। ए में बी से अधिक घुलित ऑक्सीजन है। बी है कि हमारा बी में ए से अधिक घुलित ऑक्सीजन है, ठीक है। और दोनों में बराबर घुलित ऑक्सीजन है, और निर्णय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो देखो ये डी ऑप्शन सही है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो गर्म जल होता है वो कम जो ऑक्सीजन को होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन जो जो ठंडा जल होता है वो मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन को होल्ड करता है। लेकिन जब ऊंचाई वाले स्थानों पे जाएंगे तब भी जो ऑक्सीजन कम होल्ड करता है। तो इसमें कुछ नहीं हम कह सकते कि मतलब इसमें कौन सा मतलब किस में ज़्यादा है किस में कम है या बराबर है, ऐसा कुछ हम उसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो तो फिर नाप के ही पता चलेगा, तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो डी हो गया। नेक्स्ट है हमारा 36। तो इसमें कार्बोनेट क्षतिपूर्ति गहराई यानी CCD के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह वह गहराई है जिस पर कार्बोनेट संग्रह की दर कार्बोनेट विघटन की दर के बराबर होती है। सेकेंड है कि महासागर के अम्लीकरण के कारण CCD जल स्तंभ को लंबवत नीचे जा सकता है, ठीक है। तो जो कहा गया तो ये नीचे जा सकता नहीं, अम्लीकरण के कारण CCD जल स्तंभ का नीचे नहीं, ये ऊपर जाएगा ना कि नीचे जाएगा। ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट सही है कि कार्बोनेट संग्रहण दर कार्बोनेट विघटन की दर के बराबर होगी, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 37। इसमें कहा गया कि हाल ही में किस अरब देश ने अन्यायपूर्ण बाफला प्रणाली को समाप्त करके अपने श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है। तो ए ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान। तो इसका देखो सी ऑप्शन सही है। ये कतर ने इस बाफला जो प्रणाली को ख़त्म किया है, क्योंकि इसने क्या किया है कि इसमें जो मजदूरी होती है उसको बढ़ा दी गई है, ठीक है। 25% मजदूरी बढ़ा दी गई है। जो प्रवासी मजदूर होते हैं तो इसकी 274 रुपये प्रति महीने कर दी गई है, ठीक है। और ये जो बाफला था इसमें क्या था कि अगर प्रवासी मजदूर जो होता था वो अगर अपने वर्क को चेंज करना चाहता था तो उसको अपने जो जहाँ वो काम कर रहा होता था उससे उसको मतलब उससे आज्ञा लेनी पड़ती थी, मतलब उससे उनकी मतलब सहमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो वही था कानून, तो उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये प्रवासियों के लिए बहुत अच्छी, जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किए गए जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसे नीति आयोग द्वारा आरंभ किया गया है, और इसका उद्देश्य भारत में शहरी नियोजन और विकास और जल संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि ये स्मार्ट शहर जो आकलन ढांचा ये है 2.0,
तो ये आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, ना कि नीति आयोग के द्वारा। तो ये हमारा गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है हमारा, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 39। तो इसमें कीट बच्ची पौधों के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण तंत्र की कमी होती है, ठीक है, और वे कीटों को फंसाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सेकंड है कि ये सामान्यतः पोषक तत्वहीन मृदा से संबद्ध हैं। और थर्ड है कि बटर बटरवर्ड्स और नेपेंथेस कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है कि बटरवर्ड्स जो हैं ये और नेपेंथीज ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। इसके साथ साथ ये आपको देखने को मिलेंगे इसमें जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, तो ये एंड्रूवाडा होता है, डोसेरा होता है, ठीक है, यूट्री कुलेरिया होता है और ब्लेडर बर्ड्स होता है। तो ये सारे कीट भक्षी पौधे हैं। तो ये तो हमारा सही है स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये भी सही है क्योंकि ये पोषक तत्वहीनता मृदा में संबंध होते हैं, क्योंकि ये पौधे वहाँ होते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये मतलब कीटों को आकर्षित करते हैं और उनके नाइट्रोजन वाला पार्ट को अपने में अंदर पचा लेते हैं, ठीक है। तो ये सही है स्टेटमेंट, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि वो मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन जब उनकी कमी रह जाती है, रिक्वायरमेंट मतलब जितनी होती है उससे कम ही पूर्ति होती है प्रकाश संश्लेषण से, उसको पूरा करने के लिए ये लोग कदम उठाते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 2 और 3, और फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसके परिणामस्वरूप मृत क्षेत्र निर्मित हो सकते हैं, ठीक है। जिस मृत क्षेत्र मतलब हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें देखो सुपोषण है, जल स्तंभ का स्तरीकरण है, उत्प्रवाह है। तो ये तीनों स्थितियों के कारण ये जो मतलब हाइपोक्सिया वाला जो मृत क्षेत्र होता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ जो भी मतलब जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, वो मरने लगती हैं, ठीक है। डेड जोन इस्टेब्लिश हो जाता है वहाँ पे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 41। तो इसमें प्रजातियों पर विचार करना है। तो कौन मतलब किस वर्ग की मतलब टेक्सा के अंतर्गत आता है, ठीक है, मतलब वर्ग की यानी टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो मासेस है, फर्न और सहयोगी हैं, लाइकेन है, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में बताना है हमको। तो देखो तीनों के तीनों ये पादप श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और जो पादप और जंतुओं की जैसे श्रेणियाँ जो जीव जंतुओं की जो वनस्पतियाँ होती हैं, अगर उनका जो मतलब वर्ड में देखा जाए कि किसका कितना मतलब वेटेज है, तो जो जीव जंतु की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 70% पाई जाती हैं, और जो ये पादप की होती हैं ये 30% पाई जाती हैं। तो मतलब जंतुओं की ज़्यादा है, पादपों की कम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 42। तो इसमें अरब लीग के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि भारत अरब लीग के पर्यवेक्षक सदस्य में से एक है, ठीक है। और सेकंड है कि यह अरब राष्ट्रों के 22 सदस्य देशों में सैन्य गठबंधन है, ठीक है। तो देखो ये सैन्य गठबंधन नहीं, इसमें जो 22 सदस्य देश हैं इसमें क्या है कि जो ये सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं, ना कि सैन्य गठबंधन है, ये सैन्य गठबंधन नहीं है ये। तो ये गलत है, और ये भारत को इसका पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। इसकी स्थापना जो अरब लीग की हुई थी तो ये 1945 में हुई थी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया इसका। तो ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 43। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा महासागरीय अम्लीकरण का कारण है, ठीक है। तो महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उद्धरण, सुपोषण और जल के नीचे जल तापीय छिद्र की उपस्थिति, मानी मतलब जो ये होता है कि जल ताप जो मतलब जल के नीचे जो क्षेत्र होता है वहाँ जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही। सुपोषण जहाँ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, और जो तुम्हारा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे। और कार्बन डाइऑक्साइड का उद्धरण तो मतलब जो सब मतलब जो महासागर होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं अपने अंदर, मतलब अपने अंदर सक करते हैं, ठीक है, सिंक काम करते हैं। तो उसी के बारे में तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है महासागरीय अम्लीकरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 44। तो इसमें कहा गया है कि विवादित द्वीपों में से कौन से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं। तो स्पॉर्टली द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप है, सेनाकू द्वीप है, सेनकाकू द्वीप है और पार्सेल द्वीप है, ठीक है। तो देखो स्पॉर्टली और पोर्टलैंड ये जो पार्सेल द्वीप है ये तो आपको साउथ चाइना सी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये विवादित क्षेत्र है। जो इधर की कंट्री हैं ये फिलीपींस, वियतनाम और ये सारी कंट्रियां हैं, इनसे विवादित क्षेत्र है ये वाला।
और जो ये फाकलैंड है ये अटलांटिक महासागर में मिलेगा, ना कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में। और सेनाकू ये जापान चाइना के बीच है, ठीक है। ये मतलब एक निर्जली द्वीप है, तो उसके बारे में ये विवादित है, ठीक है। तो ये 3 द्वीप आपको, स्पॉटली द्वीप और सेनाकू और पार्सले द्वीप, ये तीनों आपको हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, लेकिन फॉकलैंड है ये अटलांटिक वाला क्षेत्र में है। और ये जो अर्जेंटीना और जो इंग्लैंड के बीच इसका विवाद है, ठीक है। तो हमारा 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हो गया। तो 1, 3, 4 तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 45। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। एक बृहद किंतु संकुचित हो रही ताजे जल की झील है तथा संबद्ध दलदली भूमि की विभिन्न जलधाराओं द्वारा आपूर्ति होती है। मृदा में आच्छादित खरपतवारों की मोटी तैरती परत फुमंडी इसकी एक अभिलक्षणिक विशेषता है। स्थानीय लोगों द्वारा व्यापक पैमाने पर झील का सिंचाई, घरेलू उपयोग के लिए जल स्रोत के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। और साथ ही जल पक्षियों विशेष रूप से बतखों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन विश्राम क्षेत्र है। इसे 1993 में मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है कि रुद्र सागर झील है, लोकटक झील है, चिल्का है, कोलेरू है, ठीक है। तो देखो ये लोकटक के बारे में बात की जा रही जो मणिपुर में है, ठीक है, उसी के बारे में ये बात की जा रही। वो एकमात्र तैरता क्षेत्र है, ठीक है। तो हमारा 45 का बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो 46, ठीक है। तो इसमें पौधे दिए हुए हैं और उनका विवरण दिया हुआ है कि किस प्रकार के कौन से पौधे हैं और वो सुमेलित नहीं है कौन कौन से, वो बताना है, ठीक है। तो शुष्कोद्भिद की बात करें तो वर्ष भर मृदा की जो मतलब सॉयल की प्रचुर नमी के प्रति अनुकूल हों, ठीक है। सेकेंड है कि अधोभूमि जल पौधे, तो गहरी जड़ प्रणाली वाले पौधे जो जल स्तर के निकट से जल अवशोषित करते हैं, ठीक है। और लवण मृदोद्भिद, ठीक है, पाला सहन करने में सक्षम तो नहीं, पाला सहन करने में सक्षम में नहीं, जो मतलब जो लवणी जल को ग्रहण करके अपना वृद्धि एवं विकास करते हैं, लवणी क्षेत्र में अपना वृद्धि विकास कर पाते हैं, उन्हें लवणोद मृदोभिद पौधे बोलते हैं। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकेंड वाला सही है क्योंकि जो गहरी जड़ वाली प्रणाली पौधों के स्तर के निकट से जल अवशोषित करते हैं, इसे अधोभूमि जल पौधे कहते हैं। और ये जो कहा गया है कि वर्ष भर प्रचुर मात्रा में मृदा के नमी के प्रतिकूल पौधे, तो ये जो होते हैं ये समोपोषी पौधे होते हैं, ठीक है। तो इनको, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। और ये शुष्कोदभेदी जो होते हैं, तो इनको अगर बोलें तो भारी, जो मतलब भारी वर्षा के बाद जब सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं शुष्कोदभिद, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। तो 1 और 3 गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, गलत पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 47। तो जलोदभिद में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूल तंत्र देखा जाता है। तो फर्स्ट है कि पौधों के शरीर की सतह के माध्यम से जल का अवशोषण। सेकेंड है कि जो यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति और मोम व चिकनी पर्ण सतह, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो जो जल में पौधे पाए जाते हैं उसमें जो है पूर्ण रूप से जो माध्यम नहीं होता है वो सतह से ये उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो हाइड्रिला हो गया या जलकुंभी हो गई, तो ये देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लंबी जड़ें नहीं होती हैं, बहुत कोई जो ऊतक तंत्र विकसित नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 48। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी वर्तमान में भारत के वन में विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। तो मतलब भारत के वनों में विलुप्त हो गई हैं। तो भारतीय चीता है और गुलाबी सिर वाली बतख है और खराई ऊँट है, ठीक है। तो देखो खराई ऊँट है, ये तो आपको कच्छ के रण में जो गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलेंगे। और इन्हें जो अभी भारत सरकार ने हाईली थ्रीटेंड की कैटेगरी में घोषित किया है, ठीक है। तो उनको लिस्टेड किया है। तो ये गलत मतलब ये तो हमारा नहीं है, इसका अभी विलुप्त नहीं हुआ। लेकिन भारतीय चीता और गुलाबी सिर वाली जो बतख है ये हमारी जो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त कैटेगरी में इसको जो है रख दिया गया है। और इसके साथ साथ जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, ठीक है, उसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 49। तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2021 के बैंक से पॉजिटिव पे
नमक प्रणाली लागू करने का आग्रह किया है। तो ये क्या प्रणाली है, इसके बारे में बताना है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका उद्देश्य चेक से संबंधित धोखाधड़ी को कम करना है। और सेकेंड है कि 50,000 या उससे अधिक के चेक जारी करने वाले सभी खाता धारकों के लिए ये अनिवार्य है, ठीक है। तो देखो ये 50,000 के जो ये चेक होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये नहीं है। और ये मतलब उनके विवेक पर आधारित है। अगर 50,000 का कोई चेक इशू करता है तो अगर चाहे तो इस प्रणाली को प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं भी कर सकता है, ठीक है। वो उसके विवेक पर आधारित है। लेकिन अगर 5 लाख का कोई चेक है, ठीक है, 5 लाख या 5 लाख के ऊपर का, तो उस पर तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से ये लागू किया गया है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट सही है, क्योंकि ये चेक से संबंधित धोखाधड़ी को कम करने के लिए है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदियों के बारे में बताना है कि कौन सी नदी किस उद्यान से बहकर जाती है, ठीक है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान तो कोयल नदी। सेकेंड है कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान तो कृष्णा नदी। और मोल्ले मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान तो मांडोवी नदी। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तो बनास नदी, ठीक है। तो देखो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान से ये चंबल नदी बहकर जाती है, ठीक है। और ये राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये तो हमारा सुमेलित है। और ये मोल्लेम ये हमारी कर्नाटक और गोवा के जो क्षेत्र पे है, तो इससे मांडवी नदी बहती है, तो ये भी हमारा सुमेलित है। लेकिन ये पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आंध्र प्रदेश में है और इससे गोदावरी नदी बहती है, ना कि कृष्णा। तो ये हमारा गलत हो गया और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि कोयल नदी बहती है बेतला राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। तो हमारा 1, 3 और 4 स्टेट, नहीं 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 नहीं, ये बेतला नहीं, 2 तो गलत हो गया ना। नहीं, हाँ, ये बनास जाती है ना, तो 4 गलत हो गया हमारा। बनास इससे बहती है ना, नहीं, ओ सॉरी, बनास नहीं, इससे चंबल बहती है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, ठीक है। तो 1 और 3, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। दोबारा से डिस्कस कर लें, चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखो इससे जो मुकुंदरा हिल है, इससे बनास नहीं चंबल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और पापीकोंडा से जो है गोदावरी बहती है, तो ये हमारे दोनों गलत हैं और फर्स्ट एंड थर्ड हमारे सही हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर लगा है कि आपको कि थोड़ा सा भी ऐसे हम मुझे सीखने को मिला है या कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है इससे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। और इसको अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए 1-2 बार, ठीक है। जिनको नहीं चीज़ें प्रोवाइड हैं उनको प्रोवाइड भी करा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।